हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशन यूनिट का रिवीजन करेंगे। ग्रेविटेशन 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 काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे क्वेश्चन पक्का आएगा किसी भी एग्ज़ाम में, राइट। एस्टेट हो, केवीएस एनवीएस ये हमारा, तो किसी भी एग्ज़ाम में ग्रेविटेशन यूनिट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहला तो आता है हमारा फोर्स बिटवीन टू मासेस, ठीक है। जो सबसे पहली बात ग्रेविटेशन यूनिट में होती है वो होती है फोर्स बिटवीन टू मासेस। जैसे सपोज दिस इज मास m1 एंड दिस मास इज m2 एंड सपोज सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल r। तो फोर्स लिखना है हमें, ठीक है। तो देखो, अगर फोर्स की डायरेक्शन दिखाएं तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो m1 मास के ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ और m2 मास के ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू लिखी जाती है वो है जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ पर जी क्या है, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, यूनिट लिखनी तो आती है हमें सबको, है ना। जैसे सपोज करो, देखो जी निकालना था, यहाँ से जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2, ठीक है। देखो m1 m2 क्या हो जाएगा, केजी स्क्वेयर, और दिस इज न्यूटन एंड दिस इज मीटर स्क्वेयर। तो यहाँ से लिखा जाता है, देखो, न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन केजी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये यूनिट इस तरह से निकालते हैं। तो फोर्स बिटवीन मासेस की बात हो गई, ठीक है। इस तरह से कोई भी सिस्टम होगा हमारे पास तो उसका हम फोर्स निकाल लेंगे। जैसे सपोज करो, इस तरह से हमें सिस्टम दे सकते हैं, जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर पर हमारे पास मास है, ये एक मास है, यहाँ पर दूसरा मास ये है, थर्ड मास ये है, ठीक है। तो कोई भी कन्फिग्रेशन हो सकती है हमारे पास, तो वो फोर्स निकालने के लिए बोल देंगे कि फोर्स, जैसे सपोज करो ये रहा। अब हमें बोल दिया इस मास के ऊपर फोर्स निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालना है, फोर्स कितना आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक तो ये वाला फोर्स निकालना पड़ेगा ड्यू टू दिस मास, ठीक है। एक ये वाला फोर्स निकालना पड़ेगा ड्यू टू दिस मास, ठीक है। और एक ये वाला फोर्स निकालना पड़ेगा ड्यू टू दिस मास। अब ये जो हमारे पास तीन एरो बने हैं, ये तीन वेक्टर्स हैं, तो हमें वेक्टर एडिशन यूज़ करके यहाँ पर इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, राइट। इन तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तब हमारे पास नेट वैल्यू ऑफ फोर्स आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, एक केस ये भी हो सकता है कि कोई रेगुलर पॉलीगन है अपना, है ना। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जैसे स्क्वेयर, ये रहा स्क्वेयर, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। या सपोज करो इस तरह से भी हो सकता है हमारे पास, इस तरह से, ठीक है। ये देखो, इसकी 8 साइड्स हैं यहाँ पर, तो ऑक्टागन हो गया। ये ट्राइंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल इस तरह से, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके सभी साइड्स हमारी इक्वल हो, ठीक है। तो अगर कोई भी मास, जैसे इस, अगर हम इस सब के वर्टिसेस पे कोई मास प्लेस कर दें इस तरह से, मास और इक्वल मास है यहाँ, जैसे सब वर्टिसेस पे प्लेस कर दे मास इस तरह से, लेकिन कंडीशन ये है कि सारे मास इक्वल होने चाहिए अपने, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये, अब सपोज करो, अब मास सेंटर पर प्लेस कर दें कोई भी मास। देखो, जैसे यहाँ से ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पर प्लेस कर दिया, फिर यहाँ पर। तो ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर मास होता है ना, ये रेगुलर पॉलीगन के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, इस पर हमारा एफ नेट, दैट इज नेट फोर्स, वो हमारा जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लो आप, एफ नेट ऑन पार्टिकल which is at geometrical center of regular polygon is ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो फोर्स निकलेगा। क्यों, कैसे निकलेगा, जैसे देखो दिखा देता हूँ एक का करके। देखो, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इधर से इसकी तरफ होगा अट्रैक्ट, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो देखो, ये सारे वेक्टर्स हैं जो ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और ऑपोजिट हैं एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है नेट फोर्स, राइट। अब देखो, अब बात होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, इंटेंसिटी बोल रहे हैं, इंटेंसिटी बोल देते हैं, इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज आई। इसको आई से रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। देखो, जैसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, कूलम लॉ होता है। कूलम लॉ क्या कहता है,
फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास फोर्स। इसी तरह से ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशन में होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। देखो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो ये क्या आ जाता है हमारा के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। फोर्स में से एक, जैसे सपोज करो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज क्यू वन लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर क्यू टू आ जाएगा, ठीक है। क्यू वन ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या निकला हमारा, ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू टू। देखो जैसे सपोज करो ये था क्यू वन एंड ये था क्यू टू, राइट। ये क्यू वन क्यू टू था। अब सपोज करो कि क्यू वन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो क्यू टू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अराउंड। अगर हम यहाँ पर एक और चार्ज प्लेस कर देंगे दैट इज क्यू वन, तो हमें ये निकालना है कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज कितना होगा। पर यूनिट चार्ज निकालने के लिए हमें क्यू वन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू टू के द्वारा निकल जाएगा कि क्यू टू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। सिंपल भाषा में बस ये मान लो कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे उसका एनालॉग होता है ग्रेविटेशन में, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास, ठीक है। वहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज था, यहाँ पर ये पर यूनिट मास कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज आई इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। तो ये क्या जाएगा यहाँ पर, अब देखो अगर यहाँ से फोर्स निकालना, फोर्स इज इंटेंसिटी इनटू मास, राइट। और अगर यहाँ से वैल्यू निकालनी हो, वैल्यू कैसे आएगी, सपोज करो दिस मास इज कैपिटल एम, राइट। अब हमें ये निकालना है कि कैपिटल एम के अराउंड कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। तो हम एक मास लेके आएंगे दैट इज स्मॉल एम, कोई भी मास ले आओ, स्मॉल एम ले आते हैं, तो वह यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट स्मॉल एम कितना है, ठीक है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास, देखो जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर, क्योंकि फोर्स तो इसके ऊपर ही साइड लगेगा, उसकी वैल्यू तो हमें पता है जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। तो एम वन स्मॉल कैपिटल एम है, एम वन इज कैपिटल एम एंड एम टू इज स्मॉल एम, राइट। और यहाँ पर अपॉन स्मॉल एम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो सिंपल भाषा में हमारे पास क्या आ गया, देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें कि कैपिटल मास एम ये अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई ये प्रोड्यूस करता है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो दोनों दोनों सेम बात है, दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला चलेंगे, ठीक है। आप अगर ग्रेविटेशन का फॉर्मूला कभी भूल रहे हैं तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फॉर्मूला याद करना और वहाँ से आप ग्रेविटेशन वाला लिख लेना, बिल्कुल डिट्टो सेम फॉर्मूला है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूलाज हैं सब। अब देखो थर्ड बात आती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल, नहीं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो हमने पढ़ लिया ना। अब आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। अब देखो स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, स्मॉल जी इज जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अब ये किसी भी प्लेनेट की हो सकती है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ के लिए यहाँ पर मास ऑफ अर्थ रखा जाएगा, ठीक है। मास ऑफ अर्थ रखेंगे और यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ निकल के आ जाएगी, ठीक है। और ये हमें सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी। और ये हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की कितनी निकल के आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, राइट। जो मेन बात आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, जो मेन टॉपिक है वो है वेरिएशन, इट्स वेरिएशन ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ। अब देखो सपोज करो ये अर्थ है अपनी, ठीक है। अर्थ अर्थ का रेडियस कितना है आर, एंड सपोज ये इट्स मास इज कैपिटल एम, राइट। अर्थ मान लो या कोई भी प्लेनेट मान सकते हो आप जिसका मास एम एंड रेडियस आर है। तो हमें वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन निकालनी है ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ, राइट। तो देखो अभी हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो ये वाला फॉर्मूला लिखा है ना, ये लिखा है सरफेस के ऊपर,
ये लिखा है यहाँ पर सरफेस के ऊपर अगर कोई हमारा मास है इसके लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, दिस इज आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैपिटल आर लिखेंगे, राइट। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। अब सपोज करो हम अपने मास को यहाँ पर लेके जाते हैं, कोई मास यहाँ पर है, ये वाला मास, पर्पल वाला मास, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें नहीं पता अभी, ठीक है। देखो यहाँ पर तो होगी जी, स्मॉल जी, दैट इज जी एम अपॉन आर का स्क्वेयर। और यहाँ पर सपोज करो जी डैश है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लेते हैं हम, सपोज करो एच, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे वेरिएशन निकालना है, तो ये जी डैश कैसे निकालेंगे हम, जी डैश निकालना सीखना है हमने। तो जब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास जी डैश की वैल्यू आती है यहाँ से, दैट इज जी आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वेयर, ठीक है। बस आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास जी डैश की वैल्यू आ जाएगी। ये है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, ठीक है। ये है ड्यू टू हाइट, हाइट एच, ठीक है। और ये एच एक अच्छी खासी हाइट है, मतलब काफ़ी स्मॉल हाइट नहीं है ये। जैसे सपोज करो जो अर्थ का रेडियस होता है, सपोज करो 6400 किलोमीटर है ये, ठीक है, 6400 किलोमीटर। और सपोज करो हम 500 किलोमीटर पर हाइट की हाइट पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं जी डैश। तो वहाँ पर हम इस फॉर्मूला से निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे सपोज करो 6400 किलोमीटर हमारा ये है रेडियस, और हम निकालना चाहते हैं जैसे सपोज करो 500 मीटर्स पर, ठीक है, 500 मीटर। अगर 500 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 किलोमीटर आ जाएगा, राइट। 0.5 किलोमीटर एज कम्पेयर टू 6400 किलोमीटर इज़ वेरी लेस, राइट। तो यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट लिख लो, इफ़ एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, अगर काफ़ी स्मॉल है आर से, कंपेरेबल टू आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं ना इस फॉर्मूला में, देखो कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो मैं नहीं करके दिखाता और मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। आप डायरेक्टली याद रखना, इफ़ अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में जो एच गिवन है वो वेरी वेरी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू आर, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जी डैश का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, जी डैश इक्वल टू जी और 1 माइनस 2 एच अपॉन आर, ठीक है। तो ये आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जी डैश की वैल्यू ऑप्शन से मैच कर जाएगी आपके, ठीक है। और अगर अच्छी खासी हाइट दे रखी है आपको, जो आपको लगता है कि कंपेरेबल है एज़ कम्पेयर टू 6400 किलोमीटर, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये दो फार्मूला है जिससे आपका वेरिएशन निकल जाएगा हाइट के साथ। अब अगली बात आती है वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, ठीक है। अब वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ में क्या है कि ये हमारी रही अर्थ, या कोई भी प्लेनेट बोल सकते हो, ये रहा प्लेनेट, और यहाँ पर तो जी है वैल्यू हमें पता है, ठीक है। अब सपोज करो ये है सेंटर, ये सेंटर है, और हम कहीं वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहते हैं अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर सपोज करो इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। और यहाँ पर जो हाइट है, अब देखो ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि हाइट हम सरफेस से मेज़र कर रहे हैं, सरफेस से हम इस वाली हाइट की बात कर रहे हैं। सपोज करो दिस हाइट इज़ एच, राइट, दिस हाइट इज़ एच। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी बचेगी, आर माइनस एच, बिकॉज टोटल रेडियस इज आर, तो आर माइनस एच हाइट बचेगी। तो जी डैश जो यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं हम डेप्थ में, तो यहाँ से निकल के आता है जी डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर का क्यूब, और इनटू में यहाँ पर आएगा हमारे पास एक्स। अब एक्स हम किसको कह रहे हैं, ठीक है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये है हमारा x, और इसकी वैल्यू है r माइनस एच, ठीक है, ये रहा हमारा। अच्छा देखो अगर इस फॉर्मूला को दूसरे वे में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो जी डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वेयर, ठीक है, और x की जगह लिख लो आप r माइनस एच, और एक r को इधर लिख लो, देखो r क्यूब था ना यहाँ पे, r क्यूब को हमने तोड़ लिया r स्क्वेयर और r में इस तरह से लिख लिया। तो यहाँ से आप ये कैसे लिखेंगे, जी एम अपॉन आर का स्क्वेयर, ठीक है, और यहाँ से 1 माइनस एच अपॉन आर, ठीक है, डिवाइड कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास ये है स्मॉल जी की वैल्यू और 1 माइनस एच अपॉन आर, ठीक है, ये आ गया हमारा जी डैश। देखो अब आप इसको थोड़ा लर्न कर सकते हैं, लर्न कैसे कर सकते हैं, देखो देखो यहाँ पर हमने कोई बात नहीं करी डेप्थ के साथ कि कंपेरेबल है हाइट रेडियस के, या कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपली एक ही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाई। लेकिन आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे सपोज ये वाला आपका फॉर्मूला है, अगर इसमें यहाँ पर 2 लगा देंगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है।
और अगर आप यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे तो आपका डेप्थ के साथ फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिखते कैसे हैं? सिंपल सा वही काम करना है आपको। ये है मास m1 एंड दिस मास इज m2 एंड सपोज डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, ठीक है, r डिस्टेंस है यहाँ तक है। तो ग्रेविटे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे लिखते थे? देखो कोई भी मास कोई भी चार्ज था q और ये रहा स्मॉल q, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे? k q अपॉन r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस डिस्टेंस इज r, ठीक है, और स्मॉल r यू कैन से, तो यहाँ पर स्मॉल r आ जाएगा। ये था पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ, अब हमने ग्रेविटेशन लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा u इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है, और m अपॉन r। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नेगेटिव साइन लिखना होता है, ठीक है, माइनस जी m अपॉन r में। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है आपको, ठीक है, ड्यू टू अ मास, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? वही फिर से सेम बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सोचो, जब आप पोटेंशियल लिखते थे क्या लिखते थे? सपोज देयर इज अ चार्ज q और आपको इसका पोटेंशियल लिखना है इसके अराउंड, तो कैसे लिखा जाएगा? के क्यू अपॉन आर, ठीक है, सिंपल सी बात थी, ये लिखा जाता था। तो यहाँ पर सिंपली आपने पोटेंशियल लिखना है, दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो ये होगा माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है, ये होगा ड्यू टू अ मास m, राइट। तो पोटेंशियल आ गया अपने पास। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का हम एक दो केस डिस्कस कर लेते हैं एज एग्जांपल, ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ये तो मैंने बता ही दिया। देखो ट्रायंगुलर केस डिस्कस करते हैं। जैसे ट्रायंगल है ये, यहाँ पर मास m है, ठीक है, यहाँ पर भी मास है। सपोज दिस इज मास इज m1 एंड दिस मास इज m2 एंड दिस मास इज m3, ठीक है। और आपने इस कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो कैसे लिखोगे? u, देखो पहले इस पेयर का लिख लो, पहले एक पेयर का लिख लो, ये वाला, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। सपोज इक्वेटर ट्राइंगल एंड साइड इज आर, तो ये आ जाएगा। अब दूसरे पेयर का लिख लो इस तरह से, ये वाला पेयर, ठीक है, तो माइनस जी m2 m3 अपॉन आर का स्क्वायर। ऐसे ही फिर थर्ड वाले पेयर का लिख लो यहाँ पे, माइनस जी m1 m3 अपॉन आर का स्क्वायर। सिंपल है, देखो इस तरह से आप लिख लोगे। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है तो तीनों के नीचे साइड अलग अलग आएगी। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है तो आप इस तरह से किसी भी कन्फिग्रेशन का लिख सकते हैं। बस आपने ये देखना है कि कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है, पेयर देखने हैं आपको। अब देखो जैसे सपोज करो स्क्वायर आ गया आपके सामने, ठीक है, अब स्क्वायर में कितने पेयर बनेंगे? देखो जैसे कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये चार चार्जेस हैं, मासेस हैं सॉरी, तो यहाँ पर एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और ये रहा चार पेयर। चार पेयर तो ये हो गए, ठीक है, और चारों साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर में, तो एक पेयर का निकाल के चार से मल्टीप्लाई कर देना सीधा। फिर एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, ठीक है। और स्क्वायर में डायगोनल की साइड कितनी होती है? रूट टू टाइम्स साइड, ये वाली जो साइड है ये है रूट टू टाइम्स ए, अगर ये वाली साइड ए है सब, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो पर्पल वाले मैंने बनाए हैं ये दोनों सेम है, तो एक पेयर का निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने बस पेयर देख लेने हैं और वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, राइट। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है मासेस की, ठीक है, उसमें हमने ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी देखनी है क्या है, या फिर हमें वो देखना है कि पोटेंशियल क्या है, उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। वो कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, वो आप लर्न भी कर सकते हैं। अब देखो सपोज करो हमारे पास ये है रिंग है, रिंग सेमी सर्कुलर रिंग। इसके मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दूंगा, इसको आपने लर्न कर लेना है, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर रिंग है इस तरह से, ठीक है, सेमी है, फुल सर्कल नहीं है, ये रही सेमी सर्कुलर रिंग। तो अब देखो यहाँ पर हमें निकालना है। अब देखो फुल सर्कल अगर रिंग होती है तो सेंटर पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या आती है? यहाँ पर ये आती है जीरो। किसी भी पॉलीगन के सेंटर में या किसी भी फिगर के सेंटर में अगर वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो होगी, राइट। तो इसलिए पूरी सर्कल की तो बात ही नहीं करनी, हम सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं। सपोज इस रिंग का मास m है एंड इट्स रेडियस इज, सपोज करो r, रेडियस इज r, तो हमें यहाँ पर निकालनी है। अच्छा देखो हम अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा सा एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पर। सपोज दिस एक्सिस इज x एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज y एक्सिस, राइट।
तो यहाँ पर देखो इंटेंसिटी की जो वैल्यू आती है वो आती है यहाँ पर आई नेट, ठीक है। नेट इंटेंसिटी ड्यू टू दिस रिंग इज 2 GM अपॉन पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। ये तो होगा मैग्नीट्यूड। अब हमें ये बताना है कि डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन होती है इसकी जे कैप, यानी कि अपवर्ड होती है, राइट। तो अगर इस सेंटर पर यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड, राइट। और अगर पोटेंशियल लिखना है हमें, इसका नेट पोटेंशियल इज ड्यू टू दिस सर्कुलर रिंग, ये आ जाएगा हमारे पास -GM अपॉन आर, ठीक है। आपने ये दोनों फॉर्मूलाज इस सेमी सर्कुलर रिंग के लिए लर्न करने हैं। सेंटर पर कर रहे हैं कैलकुलेशन। ये जो सेंटर है ना रिंग का, इसके लिए है आई नेट एट द सेंटर, वी नेट एट द सेंटर, राइट। अब देखो जो नेक्स्ट केस है सेमी सर्कुलर रिंग का तो हो गया। अब ये तो इसके सेंटर पे था। अब फुल रिंग के एक्सिस पर भी निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे इस तरह से केस है, यहाँ पर ये हमारा है रिंग, ठीक है। और रिंग का मास है हमारा m, एंड सपोज करो रेडियस ऑफ रिंग इज कैपिटल R, राइट। एंड ये जो डॉट से बनाया है इसका सेंटर, और ये है इसकी एक्सिस, ये रही इस रिंग की एक्सिस इस तरह से, राइट। अब सपोज करो किसी पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। सपोज पॉइंट इज दिस, इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? देखो सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x है, x डिस्टेंस पर निकालना है इंटेंसिटी फ्रॉम सेंटर है ये, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी की वैल्यू आती है वो वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली। इंटेंसिटी की वैल्यू आती है यहाँ पर हमारी GMX और अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, ठीक है। देखो ये मिलता जुलता फॉर्मूला है, सेम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है ना, रिंग का केस होता है, रिंग का, और उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। सेम टू सेम वैसा फॉर्मूला है ये। तो मैं तभी कह रहा हूँ अगर आप ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला भूल जाएं तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फॉर्मूला याद अगर आपको है तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया इंटेंसिटी। अब देखो इस इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस साइड होगी? डायरेक्शन होगी हमेशा मास की तरफ होगी डायरेक्शन, ठीक है। मास की तरफ, जहाँ पर आपका मास है सारा का सारा। देखो इस केस में क्या था, मास कहाँ था? ऊपर की तरफ था, तो ऊपर की तरफ आई इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इस केस में मास हमारा लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ आएगी सारी की सारी। अब देखो नेट पोटेंशियल लिखना है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं ना हम, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा? -GM अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे। अच्छा अब देखो अगर हमें सेंटर पर निकालना हो, इस सेंटर पर, वैसे तो हमें पता है कि ज़ीरो आएगा, इंटेंसिटी ज़ीरो आएगी, ठीक है। लेकिन हम इस फॉर्मूला से वेरीफाई भी कर देते हैं। अगर सेंटर पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू सेंटर पर ज़ीरो हो जाएगी, तो अगर यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे तो इंटेंसिटी ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। तो आई एट सेंटर, इसके लिए क्या करो, एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो निकल आएगा। लेकिन वी एट सेंटर, लेकिन वी एट सेंटर ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। वी एट सेंटर आएगा हमारे पास GM अपॉन आर, बिकॉज एक्स की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो GM अपॉन आर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर मास है पूरी रिंग का मास, और वहाँ पर मास क्या था? हाफ रिंग का मास। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, राइट। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो डायरेक्टली आता है MCQ में। देखो एक पॉइंट होता है यहाँ पर कहीं भी, जो कि डिस्टेंस देखो एक पॉइंट है ये, ठीक है। हमें ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। सपोज इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू है आई मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू है। तो ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? ये होता है यहाँ पर आर अपॉन √2 डिस्टेंस पर, ठीक है। इधर भी होता है और इस साइड भी होता है, ठीक है। आर अपॉन √2 डिस्टेंस पर यहाँ पर, ठीक है। अगर आप कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दिखाना चाहें तो इसको नेगेटिव कोऑर्डिनेट बोलेंगे, -r/√2। तो आप ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू +-r/√2 पर जो इंटेंसिटी होती है आई, वो होती है आई मैक्स, ठीक है। आई मैक्स होता है इंटेंसिटी। तो अब अच्छा देखो अगर हम ग्राफ की फॉर्म में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे ग्राफ की फॉर्म में? देखो इस तरह से बना लिया, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो r/√2 पॉजिटिव वाला सपोज करो यहाँ पे है, और नेगेटिव वाला r/√2 यहाँ पर है। तो इन पे इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखानी है, तो यहाँ पर इस तरह से इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखाएंगे। इस तरह से आएगा ग्राफ, यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर सेंटर पर ज़ीरो, और फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ है इसका। एक तो हो गया ये वाला केस अपना। अच्छा अब बात आती है होलोस्फेयर और सॉलिड स्फेयर की। तो उनका डिस्कशन कर लेते हैं, होलोस्फेयर और सॉलिड स्फेयर का। सबसे पहले करते हैं होलोस्फेयर। होलोस्फेयर
तो होलोस्फेयर में देखो क्या होता है, हमारा जो स्फेयर है ये है होलो, इसके अंदर कोई मास नहीं है, सिर्फ सरफेस पर मास है, ठीक है। देखो अगर हम इनसाइड पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें कहीं भी, सपोज इनसाइड पॉइंट है ये, ठीक है, इनसाइड पॉइंट, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है। जीरो कब होगी, व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, आर इज द रेडियस, राइट, दिस इज रेडियस आर, इसको अलग कलर से लिख देता हूँ है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये है हमारा रेडियस आर, ठीक है। तो रेड वाला है इनसाइड पॉइंट, वो मैंने लिख दिया, आर लेस देन आर है, तो उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है हमारी पोटेंशियल की, ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट पर देखो ये रहा, इनसाइड पॉइंट पर हमारा इंटेंसिटी जीरो होगा, बट पोटेंशियल पोटेंशियल होगा हमारा किसी भी इनसाइड पॉइंट पर माइनस जी एम अपॉन आर, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप कोई भी इनसाइड पॉइंट ले ले, वहाँ पर ये कांस्टेंट आएगा। अब दूसरी बात आती है सरफेस की। अब कोई पॉइंट मैं सरफेस पर दिखा देता हूँ, ये वाला पॉइंट सरफेस पर दिखा दिया, ठीक है, दिस पॉइंट इज एट आर इक्वल टू आर, ठीक है। यहाँ पर अगर इंटेंसिटी की वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगी हमारी जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, और पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है। अब आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं। आउटसाइड पॉइंट कौन सा है हमारा, आर ग्रेटर देन आर पर, ठीक है। और सपोज अगर आउटसाइड पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर इज स्मॉल आर, ठीक है, ये स्मॉल आर है। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर बोल रहे हैं हम, आर इज स्मॉल, आर इज द जनरल डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, और यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। ये तो होगी होलोस्फेयर की बात। अब सोलिड सॉलिड स्फेयर की बात कर लेते हैं इसी तरह से। अब देखो सॉलिड स्फेयर में क्या पंगा है, सॉलिड स्फेयर है अपना, इसके अंदर भी मास है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर के अंदर भी मास है। ये रहा अपना सॉलिड स्फेयर, और इसके इनसाइड पॉइंट पर भी इन किस ये इस तरह से मास मास है इस पूरे सॉलिड स्फेयर में, ठीक है। इस तरह से मास है सारे सॉलिड स्फेयर में, ये होलो नहीं है, राइट। तो अब इसमें निकालना है हमने, इसमें क्या होगा, इसमें फिर से वही तीन पॉइंट कंसीडर करेंगे कि इनसाइड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हमारे इनसाइड पॉइंट पर, देखो जी एम अपॉन आर क्यूब और इनटू में एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है जो ये सेंटर से, ये है एक्स। और देखो जो अर्थ वाला केस था, जब इनसाइड निकालनी थी हमें स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी भी एक इंटेंसिटी है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ही होती है। तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला सेम आया था, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ है, ये कोई भी प्लेनेट है, वो सॉलिड स्फेयर ही तो है, तो उसमें सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे इस केस में, तो पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पर आएगा माइनस जी एम अपॉन माइनस जी एम अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा आर क्यूब, और यहाँ पर थ्री आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर का, और यहाँ पे टू, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, राइट। थ्री आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर अपॉन टू, और बाहर माइनस जी एम अपॉन आर का क्यूब। अब बात आती है पॉइंट ऑन द सरफेस। अब ये सरफेस पर अपना पॉइंट है, अब सरफेस की बात कर लेते हैं। ये रहा पॉइंट अपना सरफेस पर, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी जी एम अपॉन आर का क्यूब, ठीक है। और पोटेंशियल पोटेंशियल होगा माइनस जी एम अपॉन आर। अब बाहर वाले पॉइंट की बात आ जाती है। अब ये पॉइंट अपना बाहर है, बाहर एट द डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले लो आप, स्मॉल आर ले लो डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज माइनस सॉरी जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, और पोटेंशियल इज जी एम अपॉन आर माइनस जी एम अपॉन आर। तो फ़र्क कहाँ आया, फ़र्क आया सिर्फ इस वाले फॉर्मूला में और इस वाले फॉर्मूला में, जो कि होलोस्फेयर और इसमें डिफरेंट है, राइट। बस आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा इसका केस सॉलिड स्फेयर और होलो स्फेयर का। अब देखो इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अ प्लेनेट। देखो मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अ प्लेनेट में क्या है, सपोज ये जो अपना है, ये इस तरह से ये है अपना प्लेनेट, और यहाँ पे इसके चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है इस तरह से, ठीक है, इसके चक्कर लगा रहा है, ये अपना सैटेलाइट है, ये इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है सैटेलाइट, आप सबको पता है, ठीक है। दिस इज अपना सैटेलाइट, ये रहा सैटेलाइट। अब देखो सैटेलाइट जब इसमें सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो इसके पास एक वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। सपोज आप कह देते हैं वी नोट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी देखेंगे तो वी नोट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, राइट। तो वी नोट इसकी वेलोसिटी है, तो हमें ये बताना है कि वी नोट क्या है यहाँ पर। तो कैलकुलेशन करते हैं, तो वी नोट आता है हमारे यहाँ से वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वेयर जी अपॉन
आर प्लस एच। एक तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला बनता है इसका। देखो स्मॉल जी की वैल्यू क्या थी, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इज इक्वल टू जी एम। तो देखो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो न्यूमरेटर में, तो वी नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो ये भी है फॉर्मूला हमारा ऑर्बिटल स्पीड का, राइट। और ये एच क्या है यहाँ पर, एच क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो है आर, ठीक है, दिस इज रेडियस। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है एच, ठीक है, दिस इज हाइट एच। क्यों यहाँ पर हाइट कंपेरेबल होती है ना एज कम्पेयर टू रेडियस, बिकॉज ये जो अपना सैटेलाइट है काफ़ी ऊंचाई पर घूम रहा होता है ना, स्पेस में घूम रहा होता है, तो यहाँ पर ये कंपेरेबल हाइट है। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ सबको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है अपना, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, ये वैल्यू याद रखेंगे आप, राइट। अच्छा यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, जैसे सपोज करो इफ़ अगर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ है, ठीक है, वेरी क्लोज मान रहे हैं हम सैटेलाइट को, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोज होने की वजह से जो ये आर प्लस एच है ना, इसको हम लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, ठीक है। रेडियस क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना अर्थ का, 6400 किलोमीटर, तो अगर सैटेलाइट काफ़ी क्लोज उड़ रहा है तो हम इसको आर मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद वी नोट आ जाएगा अंडर द रूट जी एम अपॉन आर, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन है, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि आपको अप्रोक्सीमेशन लगानी है या नहीं लगानी, राइट। तो ये है हमारा ये केस इसका। अब अच्छा देखो, अगर आपको यहाँ पर ये निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो इस सैटेलाइट की, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो इस सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -g m1 × m2। मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम एंड सपोज मास ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल एम, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन आर प्लस एच, ठीक है, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। और काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता ही है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वेयर। यहाँ पर वी क्या है, वी नोट, वी ऑर्बिटल है, वी ऑर्बिटल है ये, ठीक है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे वी स्क्वायर का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हाफ एम, और वी ऑर्बिटल का स्क्वायर करेंगे अब, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से जी एम अपॉन 2 r + h, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब देखो अगर टोटल एनर्जी निकालने की बात करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों को प्लस कर देंगे। तो जब हम दोनों को प्लस करते हैं ना, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को, तो आपके पास जो फाइनली निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ से -जी एम एम अपॉन 2 r + h, ये निकल के आ जाएगा आपके पास, देख लेना आप, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है ना, और यहाँ पर साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, और यहाँ पर एक 2 का फैक्टर भी है नीचे, तो ये हाफ है एक तरह का, तो माइनस वाली टर्म का हाफ बचेगा यहाँ पे। ये कैलकुलेशन करके देख लेना, आप कॉपी में यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या रिजल्ट निकलता है इस केस में। देखो टोटल एनर्जी, देखो टोटल एनर्जी, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल एनर्जी इज, देखो पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव है ये, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखो ये वाली किसकी वैल्यू है, ये वाली सारी वैल्यू ये है पोटेंशियल एनर्जी की, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, बट इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव बनाने के लिए वहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ा, ताकि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा देखो यहाँ पर एक 2 का फैक्टर है ना, 2 का फैक्टर है, बट पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर 2 का फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर बाय में 2 करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। और काइनेटिक एनर्जी में तो 2 का फैक्टर है ही, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर नेगेटिव आएगा एक साइन, ठीक है, ये रहा। तो ये वाला फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो मैं नेक्स्ट पेज पर साफ साफ लिख सकता हूँ, देखो इन केस ऑफ अ सैटेलाइट total energy is potential energy upon 2 एंड इट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये वाला केस आप ध्यान में रखेंगे, राइट, ये केस पूछ सकता है आपसे डायरेक्टली। अब अच्छा देखो एक आती है अपनी एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी।
अब एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी है, सपोज करो ये हमारी कोई भी प्लेनेट है, मास m है एंड दिस रेडियस इज r। अब यहाँ पर एक अपना ऑब्जेक्ट है, हमने इसको इस वेलोसिटी से फेंकना है, यानी कि वी ई इज एस्केप वेलोसिटी, कि ये उड़ के डायरेक्टली इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, ठीक है। यानी कि इन्फिनिटी पे पहुंचाना है हमने इसको, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर एस्केप कराना है, राइट। अर्थ के इन्फ्लुएंस है जहाँ तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का, उससे उससे बाहर फेंकना है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस के बाद जो एस्केप वेलोसिटी निकल के आती है, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। एस्केप वेलोसिटी निकल के आती है अंडर द रूट 2 gm/r, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर द रूट 2, और gm को क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला रिलेशन याद रखेंगे आप, ये वाला gm को लिख सकते हैं r²g। तो यहाँ पे लिखा जाएगा r²g, ठीक है। r यहाँ पर रेडियस r यूज़ कर रहे हैं ना, तो कैपिटल r² g लिखा जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर हाँ, यहाँ पर भी देखो आप कैपिटल आर ही लिख लो, यहाँ पर कैपिटल आर लिख लो इस तरह से, क्योंकि रेडियस हम यूज़ कर रहे हैं ना इसका, प्लेनेट का, अपने आर, कैपिटल आर। और यहाँ पर कैपिटल आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, अंडर द रूट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर और जी, ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब अच्छा देखो एक और बात यहाँ पर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो रूट 2 बाहर निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा √r(g), और √r(g) क्या है अपना, यहाँ पर √r(g), इसमें जब हमने अप्रोक्सीमेशन लगाई थी ना, यहाँ पर देखो वी ऑर्बिटल ये रहा, ये वाली अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगाई थी जब वेरी क्लोज टू अर्थ है, तो यहाँ पर ये देखो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, ये वाला देखो अंडर द रूट gm/r, देखो ये वाला अंडर द रूट gm/r वाला, देखो यहाँ से इसको क्या करो आप, √2 को अलग रखोगे तो अंडर द रूट gm/r आ जाएगा, ठीक है। तो वही सेम टू सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो देखो यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हो, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अंडर द रूट कैपिटल R इंटू जी, ठीक है। वही gm की वैल्यू पुट कर देनी है, तो √rg आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू √2 टाइम्स v ऑर्बिटल। तो देखो अब रिलेशंस क्या आपने क्या है यहाँ पर, आपने जो ध्यान रखने हैं, v escape इज इक्वल टू दिस, v escape इज इक्वल टू दिस, एंड v escape इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो 3 फॉर्म में आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, एग्जाम में आपको किसी भी फॉर्मूला की जरूरत पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। आपकी नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, राइट। तो ये हमारा थोड़ा सा ग्रेविटेशन का रिवीजन हो गया, यहाँ पर ग्रेविटेशन में इतना ही रिवीजन बहुत है, ठीक है, क्योंकि हमने रिवाइज करना है ना यहाँ पर फॉर्मूलाज को, तो इतना रिवीजन बहुत है, राइट। तो देखो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, काइनेमेटिक्स डिस्कस कर लिया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर लिया, है ना, फ्रिक्शन डिस्कस कर लिया, और ग्रेविटेशन डिस्कस कर लिया, और इसके बाद हम आगे कुछ और पढ़ेंगे, जैसे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी पढ़ सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना, उनमें अलग अलग ऑब्जेक्ट की केसेस में क्या क्या वैल्यू आ सकती है वो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ सकते हैं, है ना, वेव्स ऑसिलेशंस वगैरह ये सब पढ़ना है हमें अभी। तो ग्रेविटेशन के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।